हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधुकर है। मैं 40 साल का हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे बहू के बीच की है। दोस्तों, ये कहानी आपके सामने पेश करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 2 साल पहले मेरे बेटे दीपक की मैंने बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। मेरा बेटा दीपक बहुत ही होशियार और आज्ञाकारी लड़का था। मेरा बेटा दीपक मेरी हर बात को बड़ी ही सहजता से मान लिया करता था। इसीलिए मैंने ही दीपक के लिए बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की देखी थी और दीपक ने मेरी पसंद को अपनी पसंद मान लिया था और शादी कर ली। मेरे बहू का नाम सुशीला था। जब दीपक और सुशीला का ब्याह हुआ तो सब ठीक ठाक चल रहा था। सुशीला घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने लगी। मेरी एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप थी। हम दोनों बाप बेटे वही ज्वेलरी शॉप चलाते थे। मेरा परिवार अच्छे दौर से गुजर रहा था। घर में हर आए दिन खुशहाली का ही माहौल बना रहता था। पर कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन टिकी नहीं रहती। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक दिन की बात है, मेरे एक पुराने ग्राहक का फोन आया। वो किसी कारण से उसके जेवरात लेने के लिए दुकान पर नहीं आ सकता था, तो इसलिए उसने मुझे ले आने को कहा और फिर मैंने उस ग्राहक को कहा कि मैं खुद लेकर आता हूँ। मैं उसके जेवरात लेकर निकल ही रहा था कि दीपक ने मुझसे कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, मैं देकर आता हूँ। आप शाम को दुकान बंद करके चले जाना। इतना कहकर मैंने उन जेवरातों को दीपक के पास दे दिया और फिर उसके बाद दीपक चला गया। और फिर शाम होती ही मैं दुकान बंद करके घर पर चला आया। मुझे अकेला देखकर सुशीला ने कहा, पापा जी वो कहाँ है, वो नहीं आए? तब मैंने कहा, बेटी वो जरा ग्राहक के जेवरात लेकर गया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। तब सुशीला ने कहा, पापा जी आप तब तक खाना खा लीजिए। और फिर उसके बाद बहू ने मुझे खाना परोस दिया और मैं खाना खाने लगा। और फिर 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजे की टक टक की आवाज सुशीला ने सुनी तो दौड़ते हुए दरवाजे के पास गई, जैसे उसे लगा कि दीपक ही आया होगा। और फिर जब सुशीला ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस को देखकर सुशीला डर गई और जोर से मुझे आवाज दी, पापा जी जल्दी आइए। मैंने जब सुशीला की जोर से आवाज सुनी तो दौड़ते हुए दरवाजे के पास आया तो पुलिस को देखकर मैं हैरान होकर रह गया। तब एक पुलिस आगे आकर पूछने लगा, जी ये फोटो आपके बेटी की है क्या? तब मैंने वो फोटो देखी तो हैरान होते हुए कहा, हाँ सर, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? क्या हुआ है मेरे बेटे को? प्लीज बताइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तब पुलिस वाले ने कहा, जी देखिए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जगह पर ही मौत हो चुकी है। जब पुलिस वाले ने बताया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और सुशीला भी जोर जोर से रोने लगी। तब पुलिस ने मुझे समझाते हुए कहा, देखिए अब आपको अपने बहू को दिलासा देना होगा। अगर आप ही इस तरह से रोने लगे तो आपके बहू को कौन देखेगा? देखिए मधुकर साहब, अब आपको ही हिम्मत से काम लेना होगा। तब मैंने रोते हुए कहा, कैसे हिम्मत जुटाओ साहब जी, मेरा बेटा दीपक ये कैसे हुआ? साहब क्यों हुआ? मेरे आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा घर तो किसी खंडर जैसा बन गया। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर में जवान बहू को विधवा के रूप में देखकर मेरा कलेजा फट जाता था। मैंने सुशीला को बहुत बार समझाया कि वो अपने माता पिता के पास चली जाए, पर सुशीला ने उसके मायके जाने से साफ मना कर दिया था। सुशीला दिन भर दीपक के फोटो के सामने बैठकर रोती रहती थी। रो रो कर सुशीला की हालत खराब हो गई थी और मैं भी मेरे बेटे के दुख में चिंतित रहने लगा था। हमारा एक एक पल, एक एक दिन बस दुखों में ही निकल रहा था। सुशीला कुछ भी खा नहीं रही थी, जिससे कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। तभी मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जब डॉक्टर ने सुशीला को चेकअप किया तो मुझे बताया, देखिए मधुकर साहब, अगर इस तरह से आपकी बहू खाना नहीं खाएंगी या किसी से बात नहीं करेंगी तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है या फिर वो मेंटल भी हो सकती है। तब मैंने रुंद गले से कहा, डॉक्टर साहब इसका कोई तो हल होगा।
जिससे कि मेरी बहू ठीक हो सके। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा इस तरह से अचानक चला गया, इस कारण से मेरी बहू अभी तक सदमे में है, इस कारण से ही वो इतनी दुख में डूब चुकी है। तब डॉक्टर ने कहा, जी आप सही कह रहे हैं। सही वजह यह है कि एक तो आपका बेटा नहीं रहा और दूसरा कारण यह है कि आपकी बहू अभी जवान है और इस कंडीशन में उन्हें अपने पति की याद आना स्वाभाविक ही है। तब मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप साफ साफ कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब डॉक्टर ने कहा, क्या मधुकर साहब, अब मैं क्या आपको सब बातें खुलकर तो नहीं बता सकता। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मधुकर साहब, जब से आपका बेटा इस दुनिया से चला जा चुका है, तब से आपके बहू की कोई किताब को किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। जब आपका बेटा था तो जाहिर है कि वो सुशीला की आए मीन आपके बहू की किताब को पढ़ता ही होगा। तब मैंने कहा, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को उसकी बहुत आदत थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपने हाथों से काम किया करता था। मैंने उसे 2-3 बार हाथों से काम करते हुए देखा था और इसी वजह से मैंने उसकी शादी करा दी थी। और जब उसकी शादी हुई थी, 1 महीने तक वो लगातार सुशीला की किताब ही पढ़ने में लगा हुआ था। रात दिन बस सुशीला ही करता रहता था। ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। मैं समझ गया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर डॉक्टर साहब, मेरी बहू तो किसी और के हाथों में किताब तो नहीं देंगी, तो फिर मेरी बहू की किताब को कोई कैसे पढ़ सकता है। तब डॉक्टर ने कहा, कोई और क्यों मधुकर साहब, आप खुद पढ़ सकते हैं। तब मैंने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, भला मैं अपने बहू की किताब को कैसे पढ़ सकता हूँ और ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तब डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका इलाज है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। उन दवाइयों को लेकर आपकी बहू के मन में उसकी किताब को पढ़वाने का एहसास खुद ब खुद जाग जाएगा, जिससे कि आपकी बहू खुद उसकी किताब को आपके सामने खोल कर रख देंगी और फिर आप उसकी किताब को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, पर मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए मधुकर साहब, मैं भी समझ सकता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, पर हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और आपने भी कहा था कि आपकी बहू किसी दूसरे से उसकी किताब नहीं पढ़वा सकती, तो फिर अब आप ही सोचिए, अब आपको ही फैसला करना है, तभी आपके बहू की जान बच सकती है। और फिर मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाइयाँ लिख कर दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बहू जल्दी ही ठीक हो जाए। इतना कहकर मैं सुशीला को लेकर घर पर आ गया और फिर मैंने सुशीला को थोड़ा सा खाना खिलाकर दवाइयाँ दे दी, जिसे खाकर सुशीला को नींद लग गई। और फिर मैं बालकनी में जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद बहू ने मुझे आवाज़ दी। बहू की आवाज़ सुनकर मैं बहू के पास गया। जब मैंने बहू को देखा तो मैं हैरान रह गया। बहू ने पूरी किताब को खोलकर रख दिया और मुझे कहने लगी, पापा जी आइए और मेरी किताब को पढ़िए, मेरा बहुत मन कर रहा है किसी से मेरी किताब को पढ़ने का। पहले तो मुझे संकोच हुआ, पर मुझे डॉक्टर की बातें याद आ गई और ना चाहकर भी मैंने बहू की किताब को पढ़ना शुरू किया। पहले तो मुझे बहू की किताब को पढ़ना मजबूरी लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे भी बहू की किताब को पढ़ने में मजा आने लगा। किताब को पढ़ते समय बहू कहने लगी, वाह पापा जी, आप तो बहुत ही अच्छे से मेरी किताब को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है मुझे, और जरा जोर जोर से पढ़िए। तब मैंने कहा, बहू तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, अब देखो कितनी जोर जोर से पढ़ता हूं मैं तुम्हारी किताब को, जिससे कि तुम्हें और सुख की प्राप्ति होगी। तब सुशीला ने कहा, जी पापा जी, तो और जोर से पढ़िए ना। और फिर मैंने मेरे बहू की पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लिया और फिर धीरे धीरे से बहू की हालत सुधरने लगी। अब बहू और मैं हम दोनों मेरी ज्वेलरी की दुकान भी संभालने लगे। सुशीला का जब भी किताब को पढ़ने का मन बन करता था तो मैं सुशीला की किताब को खोलकर पढ़ लिया करता था। इस तरह से मेरे घर में खुशियां वापस आने लगी। बस दुख इस बात का था कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।